जब मेरे फ्रेंड जो हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे थे और कॉलेज के थ्रू उनको ना किसी एक्सकर्जन पे लेके गए थे। वहाँ से वो एक अजीब सा पत्थर उठा के ले आए थे। अब वो पत्थर ले तो आए, लेकिन उनके घर में उनके फादर के साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होनी शुरू हुई। सबसे पहले उनको बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक हुए। और ये सब उस पत्थर की वजह से हो रहा है। बीच रात में उठ के बैठ जाते थे और बोलते थे ये घर मुझे नहीं छोड़ेगा, ये घर मुझे अपने अंदर संभालेगा, ये दीवार मुझे अंदर खींच रही है, मुझे मार देगी। इस बीच फिर उनके फैमिली पंडित जो थे, मेरे फ्रेंड ने फाइनली उनको बुलाया और उन्होंने घर में घुसते ही सबसे पहली चीज़ें बोली, इस घर को कब छोड़ा। इफ्रित इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जिन्स आउट देयर। सबसे ज़्यादा यूज़ इफ्रित का होता है काला जादू में, और ये बहुत ही रिबेलियस कहे जाते हैं कि ये मतलब आप काला जादू करा रहे हो, लेकिन ये आपके ऊपर भी रिबेल करके आपके ऊपर भी आ सकते हैं। पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं और आपने मुझे इतने ज़्यादा किस्से सुना दिए कि पॉडकास्ट से पहले ही मुझे इतना डर लग रहा है। बट एनीवेज पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर मेरी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगी आपके रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में जानने में, आपकी हॉरर स्टोरी सुनने में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ अहमद फराज सर है, जो अपने खुद के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को हमारे साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो आप मुझे वो अपने बात बता रहे थे, वो पैरानॉर्मल इंसिडेंट, अगर आप वो दोबारा से बता सको तो। हाँ श्योर। पहले तो थैंक यू मुस्कान फॉर हैविंग मी हेयर। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आपका इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, इट्स गुड टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट इट। थैंक यू। देखो, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे सामने आते रहे हैं बचपन से लेकर, और शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बिलीवर है और इन सब चीज़ों में बिलीव करता है तो उनको नज़र ज़्यादा आते हैं। अगर आप बिलीवर ही नहीं हैं तो आप शायद उसको एक भ्रम समझ के या समझ के इग्नोर कर देते हो चीज़ों को। पर मेरे सामने ऐसे इंसिडेंसेस लोगों के, जिसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली शामिल हैं, सब किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है ज़रूर। और ये किस्सा एक्चुअली मेरे अपने बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे बॉम्बे में रहते हैं। मुंबई में एक वो राइटर हैं, पोएट भी हैं, और काफ़ी मतलब फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ हुआ था ये, और उनके साथ क्या मतलब उनकी मदर के साथ हुआ था ये। और मतलब इतना डरावना और इतना दर्दनाक चीज़ है वो कि मैं जब उन्होंने मुझे ये पूरा किस्सा बताया था, और उस वक्त ये उन्होंने किसी स्टोरी के लिए नहीं बताया था, वो ही वॉज जस्ट शेयरिंग थिंग्स विद मी बीइंग अ फ्रेंड। तो मैं खुद, मतलब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, और मैं खुद गूज बम्स आ गए थे सुन सुनकर। सो बेसिकली ये उनकी मदर के साथ हुआ था, और ये ना ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मतलब लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उनके फादर जो हैं वो अब तो नहीं हैं, बट उस वक्त वो एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हुआ करते थे। और ये बात काफ़ी पुरानी है, मतलब 1996-95 के आसपास की बात है, जब मेरे फ्रेंड जो हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। और कॉलेज के थ्रू उनको ना किसी एक्सकर्जन पे लेके गए थे। एक जंगल में, वसई के आसपास एक जंगल है मुंबई में, वहाँ उनको लेके गए थे जूलॉजी एक्सकर्जन के लिए। वहाँ से वो एक अजीब सा पत्थर उठा के ले आए थे अपनी ट्रिप पर से। अपनी ट्रिप पर से। अच्छा, उनके टीचर्स ने मना किया था कि देखो इस जंगल में कुछ छेड़ना छाड़ना नहीं है, हम एक्सकर्जन के लिए आए हैं, जूलॉजी पर्सपेक्टिव से जो प्लांट्स ऑब्जर्व करने हैं, जो रिपोर्ट बनानी है वो करना है। पर इंट्रीग और वो होता है, इंटरेस्ट होता है, वहाँ कोई पत्थर दिखा, इस पर बड़ी खूबसूरत सी कार्विंग वगैरह हुई हुई थी। उसने वो उठाया, अपने बैग में डाला, बिना किसी को बताए वहाँ से ले आया। अब उस वक्त क्या था, उनकी फैमिली में सिचुएशन ये थी कि उन्होंने उसी वक्त एक नए घर में शिफ्ट किया था, और उस घर में शिफ्ट होने के बाद से चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी फैमिली के लिए, बिकॉज वो होम लोन और EMIs एंड ऑल दैट फॉर अ लोअर मिडिल क्लास ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे फादर मदर की जनरेशन में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता था कि घर खरीद लिया, राइट। तो उनके लिए भी यही था। अब वो पत्थर ले तो आए, लेकिन उनके घर में उनके फादर के साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होनी शुरू हुई। सबसे पहले उनको बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक हुए।
ओह, ठीक है, और बहुत जानलेवा हार्ट अटैक थे, बट किसी तरह से वो बच गए। उसकी वजह से उनकी जॉब भी वो नहीं जा पा रहे थे, तो मेरे फ्रेंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया कि भाई अब घर की कमाई वगैरह जो है इनको करनी है, तो वो कोर्स आधा छोड़ के जो है बीच में छोड़ के उनको जॉब करनी पड़ी कहीं पे। उस वजह से क्या हुआ कि घर के जो फाइनेंशियल हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, और उस वजह से इनकी मदर की मेंटल हालत भी डिमिनिश होने लगी, क्योंकि फादर बेड रेस्ट पे थे, उनकी देखभाल करने के लिए सिर्फ मदर थी। मदर खुद प्रॉब्लम से जूझ रही थी बिकॉज पैसा नहीं आ रहा था। मेरा फ्रेंड खुद उन सब चीज़ों तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगी। इस बीच एक और उसके फादर को पैरालिसिस अटैक आ गया। और ये सब उस पत्थर की वजह से हो रहा है? अब ये किसकी वजह से ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये शुरुआत हुई जब से वो पत्थर घर में आया, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक बैड ओमेन की तरह। बैड ओमन की तरह। तो हुआ क्या कि एक तो उसके फादर के साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई। बीच रात में उठ के बैठ जाते थे और बोलते थे ये घर मुझे नहीं छोड़ेगा, ये घर मुझे अपने अंदर संभालेगा, ये दीवार मुझे अंदर खींच रही है, मुझे मार देगी। पैरालिसिस अटैक के बाद? पैरालिसिस से पहले। अच्छा। पैरालिसिस से पहले वो ये करने लगे थे, और इन दोनों को लगा कि यार ये बीमारी की वजह से इनके थोड़ा जहन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर ये ना उस वक्त चीज़ें समझ में नहीं आती। काफ़ी टाइम बाद जब आप थ्रेड्स जोड़ते हो, पॉइंट्स जोड़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि एवरीथिंग वाज इंटर रिलेटेड। उस वक्त उन्होंने उनको शांत करने के लिए डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था, उनको सुला दिया करता था, पर वो उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर इस बीच पैरालिसिस अटैक हो गया, वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए। इधर मदर जो हैं उनकी मेंटल हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो एक टाइम पे जो शख्स पूरे फैमिली में इसलिए मशहूर थी कि वो सबको प्यार से रखती थी, प्यार से बुला के खाना खिलाती थी, वो सब करती थी, वो इतना गुस्सा करने लगी रैंडम चीज़ों पर कि वो अपने बेटे पे यानी मेरे फ्रेंड पे रैंडमली हाथ उठा दिया करती थी, कुछ हाथ में था वो फेंक के मार दिया करती थी, अपने हस्बैंड पे हाथ उठाने लगी थी जबकि वो बीमार थे। कोई पड़ोसी आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया तो उसको गालियाँ दे के भगा दिया करती थी। बहुत वियर्ड चीज़ें उनके साथ होने लगी। ठीक है, इस बीच फिर उनके फैमिली पंडित जो थे, मेरे फ्रेंड ने फाइनली उनको बुलाया, और उन्होंने घर में घुसते ही सबसे पहली चीज़ें बोली, इस घर को कब छोड़ा है? क्यों, मतलब? तो उन्होंने बोला कि पंडित जी इस घर को ये तो अभी लिया है कुछ टाइम पहले। कहेंगे नहीं, इस घर को तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, और बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो बोला पंडित जी ऐसा कैसे? कह रहे देखो, कोई चीज़ या तो इस घर में है या इस घर के साथ अटैच है जो तुम लोगों के ऊपर तुम लोगों को बर्बाद कर देगी, और उसका इलाज नहीं है, तो बेहतर यह है कि यहाँ से निकल जाओ। अब ये कह के पंडित जी तो चले गए, अपना जो भी उनको वहाँ पर पूजा करनी थी वो करी और वो चले गए। अब मेरा फ्रेंड परेशान कि इतनी मुश्किलों से ये घर लिया था, होम लोन अभी भी चल रहा है, क्या किया जाए। फिर फाइनली ये डिसाइड हो गया इस घर को बेचा जाएगा। और पंडित जी ने जाते जाते ये बताया था कि जब आप मूव आउट करने के लिए डिसाइड करोगे ना, और आप फाइनली मूव आउट की तरफ बढ़ोगे, सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये घर आपको जाने नहीं देगा। अच्छा, तो पॉजिटिव हो जाएगी कि आप रुक जाओ। आप रुक जाओ। वही हुआ। जब वो घर बेचने के लिए ब्रोकर्स के पास डाला, ब्रोकर्स से बात करी या पार्टीज को ढूंढने लगे, तो अचानक सब चीज़ें ठीक होने लगी। मदर का बिहेवियर अचानक से बेटर हो गया, लड़ाइयाँ कम हो गई, फादर अचानक से ठीक होने लगे, डॉक्टर कह रहे हैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रीटमेंट पे, इसकी जॉब में इसको प्रमोशन मिल गया। थोड़ा बड़ा वियर्ड था, पर राकेश को, मतलब मेरे फ्रेंड का नाम राकेश है, उसको ये याद था कि पंडित जी ने बोला है कि यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो उसने ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलना है। तो घर बेचने के प्रोसेस उसने मम्मी को बिना बताए, घर में बिना डिस्कस किए वो प्रोसेस करता रहा, पीछे से प्रोसेस करता रहा। ठीक है, क्योंकि घर उसके ही नाम पे लिया गया था, तो ही वॉज एबल टू डू इट। और फाइनली वो घर उसने बेच दिया। उस घर के पैसे आए, वो कुछ किया, तो वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए कहीं, कुछ मतलब SIP वगैरह, वो प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो सब PPF में किया, और किराए पे घर लेना सोचा फिर कि अब किराए पे घर लेंगे, होम लोन की EMI नहीं दी जा रही। तो कम रेट पे नवी मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक घर देखा, और क्योंकि उस घर को जल्दी खाली करना था, अर्जेंसी हो गई थी कि और हालत ना बिगड़ जाए, तो जो घर बेहतर दिखा मेरे फ्रेंड को वो उसने ले लिया।
घर बहुत अच्छा था, लोकेलिटी अच्छी थी, नई सोसाइटी बनी थी, कुछ ही लोग शिफ्ट हुए थे, अच्छा घर था। सिर्फ 2 चीज़ें थी जो थोड़ी सी जो मतलब ये कह सकते हैं, बुरा नहीं कहूँगा बट हाँ कुछ अजीब था। पहला ये था कि उस घर से 250-300 मीटर दूर ही रेलवे ट्रैक था, पीछे की साइड। तो ट्रेन की आने जाने की आवाज़ आती थी, रहती थी, हाँ। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उस घर के बैकयार्ड बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ के नीचे एक कुआं था, अच्छा। बहुत पुराना कुआं जो कि बंद कर रखा था, उस पर लकड़ी के फट्टे लगा के और उसको बंद कर रखा था, और उस पर जाले वाले लगे हुए थे और काफ़ी झाड़ वगैरह हो गया था, जैसे बहुत टाइम से बंद पड़ा हो। उसने सोचा कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट हाँ ये ज़रूर था कि उस इलाके में कुछ अफवाहें उड़ी हुई थी उसको लेके क्या? कि कोई चीज़ बंद कर रखी है इसमें मंत्र पढ़ के कुएं में, इसके आसपास नहीं भटकना चाहिए, रात में तो बिल्कुल भी इसके आसपास नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ जितने भी रेजिडेंट थे या जो भी आसपास के लोग थे, कभी भी रात में वो रास्ता नहीं लेते थे। हालांकि वो मेन सिटी से बिल्कुल रेलवे ट्रैक आपने क्रॉस किया पीछे से तो एकदम आ जाया करते थे, अदरवाइज आपको घूम के जाना पड़ता था। तो इसने इग्नोर कर दिया। एक लॉजिकल इंसान ये सब चीज़ें जब तक बिलीवर नहीं होगा तब तक यकीन नहीं करेगा इन सब चीज़ों पर। उसका भी वही था, उसने इग्नोर कर दिया और धीरे 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 वो घर में शिफ्ट हो गए। मज़े की बात ये थी मुस्कान कि जब वो पुराने घर में सामान पैक कर रहे थे तो उसने वो पत्थर बहुत ढूंढा, उसको मिला नहीं। वो पत्थर कहाँ गया आज तक पता नहीं, उसी घर में गायब हो उसी गया। घर में कहीं गायब हो गया वो। ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली की मुसीबतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। अभी भी नहीं हुई। घर छोड़ के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। अभी ये था कि फादर की हालत ठीक नहीं थी, तो फादर को ले तो आए थे बट वो बेड रेस्ट पे ही थे। इस बीच उनको सीजर होने लगे, अचानक से लेटे लेटे सीजर होने लगे। डॉक्टर्स को बुलाया गया, सब किया, बट इवेंचुअली वन डे ही पास्ड अवे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा धक्का था पूरी फैमिली को। हालांकि वो कैसे भी थे, बीमार थे, सब कुछ, बट अलाइव थे। बट उसके बाद उसकी मदर जैसे एक डार्क उसमें चली गई, बातचीत बंद कर दी लोगों से, खाना पीना कम कर दिया, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी बहुत क्लोज इंसान के, आपके स्पाउस की अगर डेथ हो जाए गॉड फॉरबिड किसी के, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। फिर धीरे धीरे वो बेटर होने लगी, मोहल्ले वालों से मिलने लगी, बातचीत करने लगी। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, देखो इसकी पति की डेथ हुई है, ये हंस हंस के लोगों से मिल रही है। लोगों की आदत होती है बोलना। तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। इसी बीच एक दिन मेरा फ्रेंड जब ऑफिस से घर आया तो दरवाज़ा उसको खुला मिला। वो एकदम अंदर गया, माँ माँ पुकारने लगा, मदर थी नहीं उसकी। उस सारे में पुकार लिया, बगल वाले पड़ोसी के पास गया जहाँ वो जाया करती थी, वहाँ भी नहीं थी। पार्क में देखा, वहाँ नहीं थी। इधर उधर घूमा, वहाँ नहीं थी। फिर थक हार के पीछे भागा, घर के पीछे की साइड। जब वो पीछे की साइड पहुँचा तो आंटी उस पेड़ के नीचे एक मुंडेर पे बैठ के उस कुएं को देख रही थी, और बस देख रही थी और देखे जा रही थी। उसी श्रापित कुएं के पास। श्रापित था ये तो उसके हिसाब से तो अफवाह थी ना, पर वो वहां बैठ के सिर्फ उस कुएं को घूरे चले जा रही थी, विदाउट ब्लिंकिंग, विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, बस घूरे जा रही थी। वो उनके पास गया, एकदम घुटने में बैठा, माँ क्या हो गया, यहाँ क्यों हो? कुछ नहीं बोला। माँ क्या हो गया, यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बोला। बस उनका हाथ पकड़ा उसने और फिर वो घर ले आया। उस दिन से वो बिल्कुल बदल गई। कुछ दिन वो बहुत खामोश रही, ना तो उससे बात करी, ना ही कुछ करा। उठती थी रोबोट की तरह, खाना बनाया खाना खाया, सो गई। फिर रात में वो आया तो खाना दे दिया, फिर सो गई। रोबोट की तरह काम कर रही थी। इस बीच क्या हुआ, उसके फादर ने अपने मरने से पहले मेरे फ्रेंड का रिश्ता तय कर दिया था कि भाई अब टाइम हो गया है, जॉब वॉब भी कर रहा है, घर भी बदल लिया है, अब शादी का वो करो। रिश्ता तय हो गया था। और मेरे फ्रेंड को भी ये लगा कि क्योंकि माँ अकेली है और पूरे दिन जब वो 10-12 घंटे ऑफिस में रहता है तो उनका अकेलापन उनको काटने को दौड़ता होगा, अकेली बोर हो जाती हैं या मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो शादी कर लेगा तो एटलीस्ट एक कंपेनियन घर में आ जाएगी। कंपेनियन घर में आएगी तो उससे बातें होंगी, चीज़ें होंगी, तो थोड़ा बेहतर फील होना शुरू होगा उनको। ठीक है, तो फिर उनकी जब थोड़ी सी तबीयत
उसको लगा कि ठीक हो रही, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी, उन्होंने बोला थोड़ा डिप्रेशन का भी असर है, थोड़ा एंग्जाइटी का है, आप इनको ये मेडिकेशन देते रहिए और शी विल बी फाइन। तो मेडिकेशन देने लगा तो थोड़ा सा बेटर होने शुरू, बात करने लगी। इस बीच उन्होंने शादी कर ली, लड़की ने शादी कर ली, मेरे फ्रेंड ने उस पर शादी कर ली। अब वो घर आ गई उसकी वाइफ, ठीक है। उसकी वाइफ के घर आने के बाद भी वो कुछ टाइम तक बिल्कुल ठीक थी उसकी मदर, मतलब ठीक मतलब ज़्यादा बात नहीं करनी, बट हाँ जो टू द पॉइंट बातें थी वो करने लगी। फिर एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ उनको, वो बीच रात में उठ के चीखने चिल्लाने लगी, और जैसे उसके फादर करते थे वैसे ही उन्होंने किया। घर के बारे में नहीं बोला, पर वो बोला कि मुझे अपने बेटे को बोला कि तू मुझे मारना चाहता है ना, मैं तुझे मार दूंगी, तू मुझे मारना चाहता है, मेरी सारी जायदाद लेना चाहता है, मैं तुझे मार दूंगी। तो उसने बोला माँ जायदाद कौन सी? सॉरी, मतलब इट्स फनी। या मतलब इट इज फनी कि कौन सी जायदाद? कह लेंगे नहीं तू मुझे मारना चाहता है, तू सब कुछ हड़प लेगा और मुझे जान से मार देगा, इससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। और वो धीरे धीरे और वायलेंट होने लगी। एक दिन तो उन्होंने उसकी वाइफ को चाकू से मारने की कोशिश करी, किसी तरह वो बच गई। फिर एक दिन उसके अपने बेटे के ऊपर वो कुछ लेके वायलेंट हो गई, कुछ जो हाथ में आया उसको फेंक के मारा, वो और वायलेंट हो गई, बहुत परेशानी होने लगी उसको, ठीक है। तो फिर उसने डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन करी, फिर पंडित जी को बुलाया गया, ठीक है। पंडित जी ने बोला कि मैं यहाँ इनका इलाज नहीं करूँगा, आप इनको मेरे मंदिर लेके आओ जहाँ मैं बैठता हूँ। पहले उन्होंने घर आके देखा, फिर उन्होंने वहाँ बुलाया, तो उनको वहाँ लेके गए, जो उनका कुल देवता का मंदिर था जहाँ वो पंडित जी पूजा करते थे, वहाँ लेके गए। वहाँ उनका एक तरीका था पंडित जी का कि हाथ पकड़ के दोनों वो आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते थे और फिर वो बताते थे कि क्या करना है। उन्होंने हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़े और अचानक से आंखें खोली और हाथ छोड़ दिए। और मेरे फ्रेंड बीच मंत्र में, और मेरे फ्रेंड से बोला तुम मेरे साथ आओ। तो बाहर लेके गए, कह रहे देखो ये मेरे बस की बात रही नहीं है। कह रहे क्या मतलब? कहेंगे जो भी ताकत इनके साथ जुड़ी है वो इतनी ताकतवर है कि जितनी बार मैंने मंत्र पढ़ के उसको देखने की कोशिश करी है, मुझे हर बार किसी और का चेहरा नजर आया है। वो इतनी ताकतवर है कि वो अपना जो रियल फेस है, रियल आइडेंटिटी है, वो दूसरों चेहरों में छुपा रही है। मतलब रियल लोगों के या रियल लोगों के जैसे उन्होंने देखने की कोशिश करी, किसी ने कुछ करा रखा है, किसी ने कुछ काला जादू करा रखा है, क्या है, तो उनको कभी बुआ का फेस नजर आया, कभी पापा का ही फेस नजर आया, कभी उसका खुद का फेस नजर आया, कभी किसी और का नजर आया। तो वो एंटिटी इतनी ताकतवर थी कि अपने आप को मास्क कर रही थी दूसरों के फेसेस में। तो उन्होंने बोला कि देखो ये एंटिटी इस दुनिया की तो नहीं लग रही मुझे, ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने बोला फिर कहेंगे एक मज़ार है, मीरा दातार करके एक मज़ार है बायकुला में, मुंबई में, वहाँ लेके जाओ। अब एक पंडित एक पेशेंट को मज़ार ले जाने की बात कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हुआ है। तो उसने पलट कर पूछा कि पंडित जी आप माँ को मज़ार ले जाने की बात कर रहे हो, क्यों? कहेंगे क्योंकि इनका इलाज वहीं हो सकता है, वहाँ के पीर बाबा से मैं बात कर लूँगा, आप वहाँ के पीर बाबा से इनको मिलवाओ। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो माँ को लेकर घर आ गया। अब हुआ क्या कि इस बीच आप लॉजिकली क्वेश्चन करने लगते हो कि यार एक पंडित मज़ार ले जाने की बात कर रहा है, पहले पंडित जी ने पूछा, उन्होंने बोला मैं कर दूंगा, अब वो कह रहे हैं मज़ार जाओ, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। एक लॉजिकल इंसान ये सोचता है। तो उसके दिमाग में भी क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या मैं एक्चुअली लेके जाऊँ, शुड आई डू इट। और इस बीच क्या हुआ कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो एक अच्छी खबर आई घर में, फाइनली एक कोई अच्छी खबर थी, और उसको सुन के कहीं ना कहीं इसकी मदर भी थोड़ी बेटर हो गई। होता है ना कि अपने बच्चे से ज़्यादा उसके बच्चे प्यारे होते हैं, दादा दादी आर मोर इन्वॉल्व इन दैट। तो उसने भी सोचा कि यार ये एक चीज़ है जिससे मेरी माँ खुश हो जाएगी। कोई भी दादी अपने पोते पोती को इग्नोर नहीं कर सकती, प्यार बहुत करती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हो जाएगी। तो वो मज़ार ले जाने वाली बात जो है वो थोड़ी बैक बर्नर पर चलेगी, इग्नोर हो गई। अब प्रेगनेंसी 8 मंथ में पहुंच गई थी, चीज़ें ठीक चल रही थी, कोई बात प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक से एक दिन वो मेरा फ्रेंड घर आता है और दरवाज़ा खुला मिलता है, सीधा अपने कमरे में जाता है तो उसकी वाइफ जो है वो सो रही। मैं पूछा अरे माँ कहाँ है?
अपने कमरे में होगी। मैं अपने कमरे में नहीं। तो कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। तो फिर उसने ढूंढा, फिर उसको याद आया, वो वापस वहीं गया, वो वहीं बैठी थी, फिर से उसी मुंडेर पे कुएं को देख रही थी। इस बार उसने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं करा, वो सीधा उनका हाथ पकड़ के अंदर ले आया और उनको सुलाया किसी तरह से। बीच रात में उठ के वो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने के लिए आई। किसी तरह से उन्होंने बचा लिया। उसकी, मेरे फ्रेंड की आंख खुल गई, उसने बचा लिया। और इतनी वायलेंट हो गई वो, और कहीं से उनके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अकेला क्या, वो और उसकी वाइफ मिलके उसकी मदर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग आए, 5 लोगों ने मिलकर उनको कंट्रोल करा है, तब जाके वो कंट्रोल में आई हैं। उनको बेड पे डाल के बांधा गया है। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, वो बेहोश हुई हैं। अब उसको ख्याल आया कि भाई वो मज़ा ले जाने वाली बात अब तो शायद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और सारे इलाज करके देख लिए, कुछ और अब लग नहीं रहा। तो किसी तरह से वो अपनी माँ को अगले दिन, जब वो थोड़ी सी बेहतर हालत में थी, बस यूं बैठी हुई थी, किसी तरह से उनको पकड़ के कार में रख के, कार में डाल के उनको वहाँ लेके गए, मीरा दातार मज़ार पे। जिससे वो एंट्री होने वाली थी उनकी, वो फिर थोड़ी सी वायलेंट होने लगी। ये उनके केयर टेकर्स ने, जो पीर बाबा के केयर टेकर्स ने, उन्होंने देखा, क्योंकि उनको पता था वो आ रहे हैं। उन्होंने किसी तरह से उनको पकड़ के, उनको किसी तरह से कंट्रोल करके अंदर लेके गए। पीर बाबा ने सिर्फ मेरे फ्रेंड से बोला कि मेरे कमरे में वेट करो आप, मैं आता हूँ। उन्होंने कमरे में चले गए, वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के वो थोड़ी सी ऐसे 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 देखने लगी, और बस वो गुस्से में बैठी थी, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, ये मज़ार है, मेरा क्या काम यहाँ पे, ऐसे बार बार बोले चले जा रही हैं। बट उसने सब इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में पीर बाबा आए, उन्होंने उसकी तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ, मुस्कुराए, ठीक है, जैसे आप किसी को देख के मुस्कुराते हो, सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ा, ठीक है। और फिर मेरे फ्रेंड को बाहर ले गए और बोला कि देखो, मैं कुछ आपको पत्तियां दे रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक पौधे की, इनको पानी में भिगो, ठीक है, 24 घंटा, और उसके बाद उस पानी को पिलाओ और उससे नहलाओ अपनी माँ को। और ये आपको 3 महीने करना है ये काम, हर रोज। नहीं, पत्तियां आप लेके जाओ, हाँ, पत्तियां आपको लेके जानी पड़ेंगी। उसने 3 महीने लगातार ये काम किया, और इस बीच वो बेहतर होने लगी, बातें करने लगी, मुस्कुराने लगी, बच्चे के लिए स्वेटर बुनने लगी, वो सब चीज़ें करने लगी। और रोज़ बिना इग्नोर करे वो पानी पिलाता था, उससे उनको स्पंज बाथ दिलाता था, या उनका मुंह दिलाता था, या ही मेड श्योर कि वो उसी तरह से करें। पर वो अब जहनी तौर पे बेहतर होने लगी थी, बट उनका बॉडी जो है ना, वो गिव अप करने लगा था, ठीक है। उनको बहुत खांसी रहने लगी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ट्यूबरक्लोसिस का ख़तरा बता दिया, टेस्ट बता दिए बहुत सारे, कभी कभी कफ करते करते वो खून आ जाता था, बहुत कमज़ोर हो गई थी, ये अंदर चले गए, यहाँ डार्क सर्कल्स हो गए, और ऑर्गन्स जैसे धीरे 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 ख़राब हो रहे हैं, ऐसा होने लगा। एक दिन वो रात में लाइट चली गई थी उनके सोसाइटी की, और वो मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ अपने कमरे में थे, माँ अपने कमरे में थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो बाहर भागा तो देखा माँ जो है ऐसे टहलती जा रही है अंधेरे में। और ये वो माँ है जिन्होंने बचपन से उसको ये बताया था कि अंधेरे में मत जाना। वो हमेशा से अंधेरे से डरती थी, कभी कुएं के सामने बैठी हुई मिल रही हैं, कभी अंधेरे में चल रही हैं। तो जैसे ही वो अंदर उनको लेके आया, वो बेहोश हो गई। और ये सब तब भी हो रहा है जब वो पत्तियों का पानी वो तब भी हो रहा है। अच्छा। वो बेहोश हो गई, वो बेहोश होके, और फिर वो हाँ, मतलब वो जब टहल रही थी ना, तो टहलते टहलते वो उसी कुएं के पास जा रही थी। कुएं पे जाते जाते वो एकदम से रुकी, और पीछे से उसने आवाज़ दी, वो रुकी, पीछे मुड़ी और उसको मुस्कुराया, और मेरे फ्रेंड की तरफ देख के, ठीक है, और फिर वहीं बेहोश हो गई। तो वो उनको उठा के लेके आया, कमरे में डाला, हॉस्पिटल फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 5 दिन वो आईसीयू में थी, जिसमें से तीसरे दिन वो अचानक से उठी हैं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा है, और नर्स से बोला है मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मुझे बेटे से मिलना है। वो अंदर आया है, और उससे पता है सवाल क्या पूछा उन्होंने? क्या? तो 5 साल से कहाँ था बेटा? 5 साल से कहाँ था? क्योंकि जो पहला इंसिडेंट था, जब वो उस कुएं के सामने बैठी हुई मिली थी, उसको 5 साल हो गए थे। ये 5 साल
का डिफरेंस है। तो उनके हिसाब से 5 साल से वो वो 5 कहाँ साल से थी? वो वहीं खड़ी थी। उन्होंने बोला कि हाँ। बेटा मैं तो वहाँ कुएं के पास खड़ी थी, तो कहाँ छोड़ के चला गया था मुझे? 5 साल से तू कहाँ था? कहेंगे माँ कैसी बातें कर रहे हो, 5 साल से आप मेरे साथ रह रहे हो, यहाँ मैं लेके आया हूँ आपको। कहेंगे नहीं तू नहीं लेके आया मुझे, यहाँ पे एक बाबा लेके आया मुझे सफ़ेद पोशाक में, मुझे यहाँ बाबा लेके आए। वो देख बाहर उन्होंने 2 लोग भी बिठा रखे हैं जो जो मुझे मैं यहाँ तो आ गई हूँ बेटा, लेकिन अब मुझे वो लेने आए हैं, वो मैं उनके साथ जाना है मुझे। 2 days आफ्टर दैट शी पास्ड अवे। और जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया, उनकी अस्थियों को दहन कर दिया मेरे फ्रेंड ने, फिर वो पीर बाबा से मिलने गया, पूछने के भाई क्या मेरी माँ की डेथ ऐसे क्यों हुई। तो उन्होंने बोला बेटा देख, तू अपनी माँ की ज़िंदगी तो नहीं बचा पाया, लेकिन यहाँ लाके तूने माँ की ज़िंदगी की बाद की ज़िंदगी बचा ली। वो एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि तेरी माँ की डेथ के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब कम से कम तेरी माँ सुकून में गई है, आराम से गई है, जहाँ भी है खुश है, छोड़ दे। कि आत्मा ना पोजेस्ड रहे। वो एंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये उनके अल्फाज थे पीर बाबा के। तो वो पत्नियों के साथ वो उनको बचा नहीं रहते, उनकी पर आफ्टर लाइफ बचा रहे थे, इसलिए उनके ठीक होते ही उनकी बॉडी ने गिव अप करना शुरू कर दिया था कि अब इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब इसको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये मेडिकल वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर जो बिलीवर्स हैं देखिए उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सच है। अब मेरे फ्रेंड की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा और सबसे बड़ा सच है ये। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब उनकी मम्मी की मतलब चली गई वो? तो फिर उन्होंने उस घर को चेंज करा? नहीं, वो अभी भी उसी घर में रहते हैं, उसी कुएं के पास? हाँ उसी कुएं के पास, उसी घर में रहते हैं अब। लेकिन ऐसा कुछ उसके बाद से हुआ नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो एंटिटी थी वो घर में नहीं, वो मदर के साथ अटैच थी। बट ये एंटिटी पहले घर से अटैच थी या ये कुएं पहले थी? घर से ही थी, जो कि पंडित जी ने और पीबा पापा ने बताया, ये कोई नया वो नहीं था, ये काफ़ी वक्त से उनके साथ अटैच थी। तो वो कुएं का कुछ नहीं था? वो कुएं का तो एक मतलब ये समझ लो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है या कुछ हो सकता है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कुएं की वजह से था, क्योंकि उसके बाद से वो उसी घर में रह रहे हैं आज भी। उनके 2 बेटियां हैं अब मेरे फ्रेंड के, और सब सही चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और वो पत्थर नहीं मिला लेकिन उसके बाद से। तो जो पीर बाबा थे उन्होंने कभी बताया कि क्यों चालू हुआ? वो पहले घर की वजह से, पत्थर की वजह से, किस वजह उन्होंने मेरे फ्रेंड ने पूछा बहुत कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को, आगे ना हो, क्यों हुआ आप बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इसका क्यों का कुछ नहीं, और क्यों का मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर कुछ टाइम बाद, जैसे हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद, ये जो पत्तियाँ हैं आप मुझसे लेके जाइए, और अपने बच्चों को, अपनों को, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सबको पिलाओ भी और नहलाओ भी। कुछ टाइम तक करते रहो इसको, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, या एहतियात के तौर पे आप कह सकते हैं। वो उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने क्यों किस लिए कुछ नहीं बताया। ये ना काफ़ी मतलब अगर वैसे बोला जाए तो काफ़ी दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड, मान लीजिए फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उनके तो रिश्तेदार ने उनके साथ करवाया था। वो लोग काफ़ी रिच थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। किसी दिन क्या हुआ कि उनकी जो बहन थी, 3 बच्चे थे वो लोग, उनकी जो मतलब एक मिडिल चाइल्ड होता है, उन बहन को एक दिन वो रात को सोई, सुबह उठी, वो चल नहीं पा रही। डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा पानी सूख जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि आपकी बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अटैक आ जाता है। कि उनके साथ वो हो गया। रात को एकदम मस्त सोई, सुबह उठी, चल नहीं पा रही। पूरी फैमिली इतनी रिच थी, एकदम से गरीब हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो फिर उन्होंने ना पंडित से पूछा नॉल, तो पंडित घर पे आए पूजा करने, तो वो उनकी छत की तरफ बार बार देख रहे थे। एंड सो जिस रूम में वो गए थे, उस छत में मतलब ऐसा, मतलब कुछ ऐसा काम करवाते ना जिसके अंदर कुछ स्पेस था, कुछ तो था उधर, फॉल सीलिंग में था। किसी उनके रिलेटिव ने उस स्पेस के अंदर कुछ दबा रखा था, जिसकी वजह से उनके घर पे इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लग गई कि पैसे चले गए, बच्चे बीमार होने लग गए, गरीबी आ गई, और आज इतने सालों बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाए। सो इट इज़ कि बहुत ख़राब मामला है, बहुत ख़राब होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, देखो काला जादू चीज़ जो होती है ना, ये हर कल्चर में अलग अलग तरीके से बताई गई है, बट है हर कल्चर, हर रिलीजन में इसके अलग तरीके, अलग करने के तरीके और अलग रेमेडीज़ बताई गई हैं। तो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से
मतलब इस्लामिक कल्चर में जो बहुत सारे ऐसे काला जादू बताए गए हैं कि इनसे बच के रहें, उसमें एक बहुत बड़ा है जो कहते हैं कि कीला वाला है और कब्र वाला है। क्या है ये? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको किसी पे काला जादू कराना है तो किसी फ्रेश मुर्दे जो अभी जिनका इंतकाल हुआ हो उनके मुंह में किसी उसका जिसका भी ऊपर कराना है उसका नाम लिख के या उसका फ़ोटो या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने पहनी हो या आधी खाई हो या इस्तेमाल करी हो, जैसे आप अंगूठी पहनते हो तो अंगूठी, कपड़े का कोई पीस, बाल, आधा खाया हुआ बिस्किट या कुछ भी ऐसी चीज़ आप लेके एक पेपर में कुछ लिखते हैं, वो लोग कुछ बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें रख के उनका नाम वाम लिख के उसको पोटली से बना देते हैं इतनी सी, और धागे से बांध देते हैं और फिर वो एक मुर्दे के मुंह में रखी जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद जो आप बर्बादी उनकी चाहते हो, चाहे वो गरीब करना है या उनकी फैमिली में किसी की डेथ होनी है या कुछ होना है, ये सब काला जादू के उसमें होता है। पोजेशन भी? पोजेशन का मेरे पास कोई वो नहीं है, मतलब शायद वो भी इसका पार्ट है, बट मैं उसकी वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई सुना नहीं पोजेशन का। हाँ, ये ज़रूर सुना है और देखा है इनफैक्ट कि एक मटके वाला भी होता है जिसमें कब्र में एक छोटे से मटके में राख लेके उस राख के बीच वो पोटली वोटली जो बनाते हैं वो रखी जाती है, उस मटके को क्लोज कर दिया जाता है, आटे से उसको क्लोज कर देते हैं या किसी कपड़े में उसको करके क्लोज कर देते हैं और फिर किसी कब्र में रखते हैं उसको। ये भी बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, हुआ चल के मतलब होता आया है, जिसमें मटके वाला काला जादू बोलते हैं, या कीला वाला मतलब वो कब्रिस्तान में किसी एक पेड़ पे या किसी एक पौधे पे उस पोटली को कील से ठोक देंगे। बहुत ही गलत ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स यार, अब किसी को अब बस वो होता है ना कि आप उस लेवल तक गिर जाते हो कि आपको किसी को बर्बाद करना है, किसी की खुशी नहीं देखी जा रही, किसी का पैसा नहीं देखा जा रहा, किसी का सक्सेस नहीं देखा जा रहा, बहुत लोग कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन पे वापस नहीं होता, मैंने ऐसे हाँ, बहुत केसेस रिवर्स भी होता है। देखे। अगर आपने ढंग से वो नहीं किया तो अगर आपका पकड़ा गया या आप वो किया, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ ऐसी है जिसके साथ आप खेलोगे तो इट्स लाइक अ फायर, आप खेलोगे आप भी जलोगे यार, आप किसी को जलाने जाओगे आपके भी हाथ जलेंगे। बट ये नहीं कि सही से नहीं हुआ, ये भी कि मान लो अगर सही से हो भी गया और जो सामने वाले उससे सफर कर भी लिया, हाँ, पर एक यूनिवर्स की ताकत मान लो, भगवान मान लो, जो भी कुछ भी मान लो, पलट के आता जरूर है, बट पलट के आप पे आपके बच्चों पे आएगा जरूर। 100%। और इतना बुरा आएगा जितना आपने उनके लिए भी नहीं करवाया होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ आप खेलोगे तो आप जलोगे ज़रूर, 100% जलोगे, क्योंकि किसी का बुरा करके कोई नहीं हो आगे नहीं पाया। बढ़ पाता। तो ये सब चीज़ें ना, जब लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजते हैं या मैं अपने जो, क्योंकि मैं ओल्ड दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाइश ओल्ड दिल्ली की है, बली मरान गली कासिम जान में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे पूरा बचपन मेरा वहाँ बीता, 13-14 साल बचपन के। तो बहुत सारे लोग हैं आज भी जिनसे मुलाकात होती है, बात होती है। एक हमने वो शुरू भी किया था और दोबारा से हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉन्टेड वॉक इन ओल्ड दिल्ली, जिसमें कुछ घर, नॉट द फेमस मॉन्यूमेंट्स बट पुरानी दिल्ली के कुछ घर जिनको अपेरेंटली हॉन्टेड माना जाता है, वहाँ जाएंगे सब लोग। हाँ, मतलब एक पूरी वॉक होती है जिसके बाहर जाके उसकी कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ क्या था क्या नहीं है। Scary. तो वहाँ के लोगों का ये सब उनसे हमने सुना है और अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक फैमिली जो बड़ी सक्सेसफुल थी, अचानक से उनका सारा सक्सेस वो क्या गया, उनकी फैमिली में डेथ हो गई, उनका बेटी का रिश्ता तय हुआ था, वो बेचारी जल गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, फादर को जो है ब्रेन हैमरेज हो गया, वो कोमा में चले गए, बिल्कुल सही थी फैमिली और अचानक से ये सब होने लगा, बर्बाद। फिर वो सुनाई दिया, पता लगा कि भाई उनके ऊपर किसी ने मटकी का जाल, और उनके ही अपने चाचा के बेटे ने। ये घर वाले ही करते हैं। एक मैंने रील देखी थी, अब इस रील के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, वैसे सच ही होगा, कोई रील के लिए इतना तो नहीं करेगा। एक पेड़ है कहीं पे और एक आदमी वहाँ जाता है पेड़ के पास, उस पेड़ पे कम से कम लाखों तस्वीरें होंगी और काले जादू की चीज़ें होंगी कि किसी ने नारियल बांध रखा है, किसी ने कपड़े में चीजें बांध रखी है, ये सब ठोक रखा है पेड़ पे, ठोक रखा है, कील से ठोक रखा है।
और वो बंदा पेड़ के, इतना बड़ा पेड़ था, वो पेड़ पे ऊपर चढ़ चढ़ के सबकी तस्वीरें निकाल रहा है, एक कील पे 100 तस्वीरें। यस मैंने भी और देखा है ये, मैंने भी देखा है। हाँ, और वो बंदा मतलब इतना उसका दिल दुख रहा होगा ये करते हुए कि कितने बुरे लोग होते हैं कि किसी और को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। Exactly. कोई किसी पे काला जादू कर रहा है तो उसे थोड़ी पता उसको है, थोड़ी पता है। वो तो अपनी लाइफ में जी रहा है आराम से, और उसकी तस्वीरें कहीं ठोकी जा रही है। बताओ कितना गलत। और यही नहीं, पूरे पूरे खानदान की एक पेपर पे प्रिंट करके उसकी पोटली बना के ठोक रखी है। और उसी बंदे का आप देखोगे ना, उसी बंदे ने ये एक मुहिम बना ली है। वो कब्रिस्तान में जाके अलग अलग जगह जाके ऐसे ही निकालता है, कब्रों में से चीज़ें निकालता है और फिर उनको खोलता है। ठीक है, उसने पूरा मुहिम कर लिया कि अब मैं इन सब चीज़ों को एक्सपोज करूंगा और उनको बचाऊंगा। उसका ख्याल ये है कि अगर वो निकाल लेगा और उसको खोल देगा और चीज़ें वो कर देगा तो शायद जो उनके ऊपर चल रहा है वो बंद हो तो जाए। ऐसा होता है, अगर वो खोल देगा तो सही हो जाएगा? यार ये ना बड़ा एम्बिगुअस सा वो है, क्योंकि देखो इसका कोई राइट आंसर नहीं है उसका। हो भी सकता है ठीक हो जाए, हो भी सकता है ना हो। किस लेवल का करा रखा है, क्या मीन्स उन्होंने उसके लिए हैं, किस लेवल के वो लोग थे जिन्होंने कराया था, किस लेवल का वो बंदा इसके ऊपर करा रखा है, बंदी है जिस पे करा रखा है, कुछ नहीं पता। और अगर आप जाके कहीं खोल रहे हो तो ये भी तो हो सकता है आप पे ही चढ़ जाए। हाँ, सो उसमें क्या है कि एटलीस्ट हमारे कल्चर में, इस्लाम में कुछ दुआएं हैं जिनको पढ़ पढ़ के आपको वो खोलना होता है अगर आपके सामने आ जाए तो। और ये ज़्यादातर वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें जिसमें आपका डीएनए है। जैसे आपका कोई खाई हुई चीज़ है तो उस पर स्पिट आएगा आपका, उसमें डीएनए। आपका बाल आएगा उसमें डीएनए, आपका नाखून आएगा उसमें डीएनए। ठीक है, आपका ब्लड आएगा। सो कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें जो इन्होंने काला जादू कराया उन्होंने लड़कियों के यूज सैनिटरी पैड्स यूज़ किए हैं बिकॉज ऑफ ब्लड, डीएनए। तो ये बड़ी फिल्दी, बड़ी वैसी वो चीज़ है। और आई एम अपॉल्ड एंड सरप्राइज कि आज की सेंचुरी में भी लोग ये सब, आज की सालों में भी ये लोग कर रहे हैं। अब तो कुछ कर नहीं सकते, बस अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हाँ, इतना यकीन मत करो सब पे, करो भी तो थोड़ा हाँ मतलब अब आपके पास के ही लोग हों तो फिर उस पर किस पे यकीन ना किया जाए, क्या नहीं किया जाए। पर हाँ ये है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और क्या वो वाली बात है। क्राइम पेट्रोल हो जाएगा। तो जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो आप अभी बता रहे थे इस्लामिक कल्चर के अंदर ये सब चीज़ों से आप काला जादू करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एंटिटीज भी है, जिन्नात करके। हाँ, मैंने कहीं पे देखा था कि जिन्नात तो मतलब 4th 5th लेवल पे आता है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। रिम क्रिम ऐसे करके कुछ बहुत वो है। जिनों की भी किस्म है। अच्छा। इस्लाम में जिन के भी किस्म है, बहुत सारे टाइप्स हैं जिन की। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग एक तो होते हैं फरिश्ते, फिर आते हैं जिन, और जिनों में भी टाइप्स हैं। और फरिश्ते मीन एंजल्स, ठीक है, और जिन जो हैं वो फरिश्तों में से निकले हैं, मतलब दे आर द लोअर काइंड फ्रॉम एंजल्स। अब इसमें यूजुअली 5 तरह की किस्म होती हैं, जिसमें एक होता है जो डेजर्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अल जान इस तरह से कुछ कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक होते हैं जो समुंदर वाले होते हैं, जिनको बहुत पावरफुल माना जाता है। इसलिए इस्लाम में यह है कि सनसेट के वक्त यूजुअली ऐसे जिनों की ना समुंदर के आसपास कहते हैं कि इकट्ठा होते हैं, दे गेट टुगेदर एंड ऑल दोज थिंग्स हैपन। और फिर आते हैं एक इफ्रित करके एक किस्म है जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। इफ्रित इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जिन्स आउट देयर, जो जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है काला जादू में। सबसे ज़्यादा यूज़ इफ्रित का होता है काला जादू में। और ये बहुत ही रिबेलियस कहे जाते हैं कि ये मतलब आप काला जादू करा रहे हो लेकिन ये आपके ऊपर भी रिबेल करके आपके ऊपर भी आ सकते हैं, उस तरह के होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं एक किस्म के जो शेप शिफ्टर्स जिनकी बात होती है, शेप शिफ्टर्स भी इस्लाम में एक तरह के जिन ही माने गए हैं। तो जिनका बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं शेप शिफ्टर की, कि वो जानवर के फॉर्म में देखा फिर अचानक से इंसान कन्वर्ट हो गया, ये सब हो गया। तो ये भी इस्लामिक कल्चर के हिसाब से एक टाइप के जिन हैं जो शेप शिफ्ट करते हैं, ज़्यादातर जानवर से इंसान, इंसान से जानवर, अलग अलग तरीके के जानवर ये वो होते हैं। और फिर आते हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, जो कि इस्लाम कल्चर के हिसाब से आपके साथ 24 घंटे हैं, जिन। कुछ जिन ऐसे हैं जो आपके साथ आपकी पैदाइश से जुड़ जाते हैं,
मतलब किसी के साथ भी जुड़ किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं। अब उसमें अच्छे बुरे दोनों होते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो आपको ना तो नुकसान पहुंचाएंगे, ना आपको गलत चीज़ें करने से उकसाएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ गलत जुड़ गया, क्योंकि कई लोग ऐसा भी जादू कराते हैं कि वो बच्चे उनके पैदा हो रहे हैं बचपन से ही वो बर्बाद हो जाएं, ठीक है, बहुत सारे वो होते हैं। तो अगर ये गलत तरीके वाला आपके साथ जुड़ गया तो फिर आपको गलत कामों में भी घसीटेगा, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और कहते हैं कि 24 घंटे नो मैटर व्हाट, नो मैटर वे यू आर, आपके साथ होते हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ भी कहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारे कल्चर में ये है कि जब भी आप घर में एंटर होते हैं, और घरों के अलग होते हैं, तो मैं तो ऑलवेज इवन इफ आई एम, मतलब मैं अभी जैसे अपने घर से आप यहाँ आया हूँ आपके स्टूडियो में, मैं वापस घर जाऊँगा, घर का दरवाज़ा खोलूँगा तो मैं सलाम करके घुसूँगा। ये आदत है बचपन से। अंदर घुसते वक्त? अंदर घुसते वक्त। क्यों? कि अगर कोई ये हमारी मदर ने हमें इन्फ्लिक्ट किया ये चीज़ कि क्योंकि हर जगह मौजूद हैं और कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो जो अच्छे हैं वो अगर आप उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ करना चाहते हो तो उनसे प्यार से पेश आइए, सलाम करिए उनको, सो जो इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम है वो मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला आप पे सलामती भेजे, उसका मतलब ये है। तो जब मैं उनको सलाम कर रहा हूँ तो मतलब ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला आप पे सलामती भेजे। सो इट्स अ गुड थिंग टू डू। बट जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या हो अगर आपने नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया एक्नॉलेज करने के चक्कर में? तो नहीं, तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ सलाम कर रहा हूँ। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई है तो मुझसे पा रहा है, मैं वो नहीं कह रहा, ना मैं उनसे बात कर रहा, मैं सिर्फ सलाम कर रहा हूँ। और सलाम इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग यू कैन डू, बिकॉज आप कह रहे हो कि आप पे सलामती हो ऊपर वाले की जिसने बनाया, ठीक है। तो इस्लाम में यह है कि जिनों को एक ऐसी एनर्जी से बनाया गया है जो हमारी ह्यूमन नेकेड आई की कैपेबिलिटी नहीं है देखने की। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर इफ़ यू कनेक्ट दिस टू साइंस, देयर इज अ साइंटिफिक वे टू एक्सप्लेन दिस। ऐसा नहीं है सिर्फ रिलीजियस है, साइंटिफिक वे ये है कि हमारी आईज जो हैं वो एक स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं। हाँ, ये तो भी तो है। ठीक है, तो वो उस डायमेंशन में है, उस स्पेक्ट्रम में है कि हमारी नेकेड आइज उनको नहीं देख सकती। दे आर नॉट इन ह्यूमन फॉर्म। हम उनको ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करते हैं बिकॉज हम ह्यूमन हैं। हमारा माइंड एक तरीके से सोच सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता, क्योंकि हमने वो एंटिटीज देखी ही नहीं, तो हमें नहीं पता उनका फॉर्म क्या है। हो सकता है कोई फॉर्म ही ना हो सकता है सिर्फ एनर्जी हो, राइट। अब लाइट का कोई फॉर्म नहीं है लेकिन लाइट है ना, हमारी आइज देख सकती हैं। उसी तरह से वो लोग हैं एक ऐसी डायमेंशन में जो ऐसे एक स्पेक्ट्रम में जिसमें हमारी नेकेड आइज नहीं देख सकती। ये तो आई ऑल्सो बिलीव कि फ्रीक्वेंसीज होती है यूनिवर्स में, एग्जैक्टली, एंड आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो सकता है उस पे नहीं है, बट क्या पता दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हो और हमें वो नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब नहीं उन्हें भी हम नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं रहती कि आप इन सब चीज़ों में, काला जादू में घुसो या एक्नॉलेज करो या थोड़ा ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके बोलो, इनवाइट करो कि भाई आओ मेरे साथ आओ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया वह फिर हो गया फिर तो। एग्जैक्टली। इसीलिए मेरा मानना यह है कि हॉरर क्रिएटर्स आपके जैसे, या मैं भी अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, कहानियाँ बताता हूँ। अब कहानियाँ बताने के लिए जो लोग मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजते हैं उसको पढ़ना ही पड़ता है, और जब पढ़ना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो हॉरर बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए आई मेक श्योर कि हफ्ते में 2 दिन 1 दिन ऐसे हों जिनको बिल्कुल डिटॉक्स हो, ना तो हॉरर स्टोरी देखनी, ना पढ़नी, ना सुननी, ना बात करनी, ना कुछ। बिकॉज मुझे लगता है कि जितना मैं सोचूंगा उतना ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर एनर्जीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक लाइन ड्रॉ करके रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। बट जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपको बहुत स्टोरीज आती है, तो कोई ऐसी स्टोरी है जिसे पढ़ के आपको भी मतलब लगा हो कि क्या ही पढ़ लिया? अरे हैं, बिल्कुल है। स्पेशली अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसका मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर आने भी वाला है उसका एक कहानी। बट ये ना एक मैं नाम नहीं लूँगा फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बताया मुझे, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नाम नहीं लिया जाए। तो एक लड़के की कहानी है जो कोविड के ड्यूरिंग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, और एक बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पर 11th 12th भी कराते हैं और इंजीनियरिंग की
प्रिपरेशन भी कराते हैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट की, वहाँ पर उसको एडमिशन मिला था। तो कोविड में क्योंकि सब बंद था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो 2020 तो उसका ऑनलाइन क्लासेस में निकल गया था। 2021 में ऑफलाइन आ गया दोबारा से। तो अब ऑफलाइन आने की वजह से उसको अपने शहर छोड़ के उस शहर में जाना था जहाँ वो इंस्टीट्यूट था, राइट। और उसको क्योंकि शहर चेंज करना था तो ऑब्वियसली रहने की जगह भी चाहिए, ठीक है। तो आइडिया ये था कि वो उस शहर में रहेगा और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करेगा, 11th-12th भी वहीं से करेगा, और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके अच्छी करियर बनाएगा, जो कि उसके माँ बाप का भी सपना था। आइडियल चॉइस, आइडियल, और वो पढ़ाई में भी अच्छा था, उसके मार्क्स अच्छे आते रहे थे और वो पैशनेट था कि यही करना है। उसी के चलते जब उसके माँ बाप उसको उस दूसरे शहर छोड़ने आए थे तो बहुत सारे हॉस्टल, बहुत सारे पीजी देखे। अब क्योंकि वो अभी तक अपने माँ बाप के साथ रहा था तो ऑब्वियसली कोई कोई लड़का ऐसी जगह जाता है तो उसकी कुछ टिक मार्क्स होते हैं कि यार ये होगा तभी मैं इस हॉस्टल में रहूँगा या पीजी में रहूँगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे देखे, कोई पसंद नहीं आया, किसी में रूममेट पसंद नहीं आया, किसी में उसका लुकआउट पसंद नहीं आया, किसी में उसकी जगह पसंद नहीं आई, वटेवर। फिर एक हॉस्टल ओब्लिक पीजी मिला जिसमें जो 2 फ्लोर का था, ग्राउंड फर्स्ट, और उसमें सिर्फ कमरे कमरे थे, मतलब वो बनाया ही पीजी हॉस्टल के पर्पज से हो गया था। और उसके जो ओनर थे, जो वार्डन थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे में रहते थे और बाकी सारे कमरे किराए पे गए हुए थे। द गुड पार्ट जो उसको पसंद आया कि उस हॉस्टल में सारे लड़के उसी के इंस्टीट्यूट के थे जहाँ वो जाता था पढ़ने, तो उसको लगा सबका साथ भी हो जाएगा। प्लस इस हॉस्टल में अच्छी बात उसको जो लगी कि फर्स्ट फ्लोर पे उसने लास्ट में एक कमरा देखा जो सिंगल था, अच्छा, कोई रूममेट नहीं, कुछ नहीं। तो उसको प्राइवेसी। लगा यार ये बढ़िया है, मैं अपना पढ़ भी लूँगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, और मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिल जाएगी माँ बाप के साथ, जो एक्साइटमेंट होता है। तो उसने कहा हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अभी साफ़ कराया है, ये 2 साल से बंद था। तो उन्होंने कहा 2 साल से बंद था क्या? हाँ 2 साल से किसी ने लिया नहीं था, अब सफाई वफाई करा दी है, आप रहो यहाँ पे। जो ब्रोकर था उसने, ठीक है। माँ बाप भी मान गए, वो भी मान गया, ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब ये हॉस्टल पसंद आ गया, रूम पसंद आ गया, वो वहाँ पर एक्साइटमेंट में शिफ्ट भी हो गया। पहले सिंगल बेड लगाया, फिर खिड़की के पास उसने अपनी स्टडी टेबल लगाई, और फिर स्टडी टेबल के सामने पूरा टाइम टेबल लगाई, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतना पूरा एक, बिकॉज आपको प्रिपरेशन करनी है तो उस हिसाब से करनी है। लैपटॉप लिया गया नया, उसका बैकलॉग हो गया था बहुत सारा, बहुत लेट एडमिशन हुआ था, तो कह रहा था लैपटॉप मुझे चाहिए होगा एंड ऑल दैट। लैपटॉप लिया नया और उसने एक्साइटमेंट में इंस्टीट्यूट जाना शुरू कर दिया। एक हफ्ता उसका नॉर्मल गया, सुबह उठता था, इंस्टीट्यूट जाता था, वापस आता था, पढ़ता था, रात को 1-1:30 बजे सो जाया करता था वहीं पे, ऐसे होने लगा। एक रात अचानक से उसकी आँख लगी थी, वो नींद में आया था 1-1:30 बजे के आसपास, उसने स्लीप मोड में लैपटॉप को बंद किया और जाके बेड पे लेट गया। 2:45 पे, ठीक 2:45 में अचानक से लाउड नॉइज से उसकी आवाज़, आँख खुलती है। क्या हो गया? अचानक से वो स्टार्टल होकर उठता है तो देखता है कि उसका लैपटॉप का फ्लैप ऊपर है और उस पर एक फिजिक्स के लेक्चरर का वो चल रहा है, लेक्चर, जो कि 3 मिनट 33 सेकंड हो चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है। एक स्पेसिफिक टीचर का, वो टीचर इसके इंस्टीट्यूट का ही है, अच्छा, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो। बड़ा अजीब सा और बड़ी लाउड नॉइज में, बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे। उसने हबड़ दबड़ में उसको ऑफ किया क्योंकि रात को 10 बजे के बाद लाउड नॉइजेस हॉस्टल में अलाउड नहीं थी। उसने हबड़ दबड़ में उसको बंद किया, क्या बटन दबा के बंद किया, और फिर वहम करके क्या पता नहीं कैसे क्या ग्लिच हुआ करके सो गया। अगले दिन वार्डन सुबह ब्रेकफास्ट पे उसको मिली, वार्डन ने बोला कि देखो बेटा, यहाँ 10 o'clock के बाद लाउड नॉइजेज अलाउड नहीं है, आपको अगर लैपटॉप में पढ़ना है तो आप हेडफोन लगा के पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो। उसने बोला मैम मैं नहीं कर रहा था, ये अपने आप ग्लिच हुआ था। कि नहीं, डोंट लाई टू मी, ऐसे करके, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर। अगली रात फिर वही 1 बजे के आसपास उसको नींद आई, और इस बार क्योंकि वार्डन ने उसको वार्निंग दी थी तो उसने लैपटॉप बाकायदा शट डाउन किया है। शट डाउन होने के बाद फ्लैप बंद किया है और जाके सो गया है। ठीक 2:45 पे लैपटॉप फिर से ऑन हुआ है, फ्लैप ऊपर है, उसी फिजिक्स के लेक्चरर का वही लेक्चर 3 मिनट 33 सेकंड से शुरू हुआ है। और इस बार इतनी लाउड नॉइज थी कि बगल वाला भी उठ गया, वहाँ से चलने लगा, अरे बंद कर यार, सोने दे। और ये तो और स्टार्टल हो गया, इसने
फटाफट वो बंद करके उन्हें सोचने लगा ये क्या हो गया है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वार्डन ने फिर वार्निंग दी, उस बात सख्ती से कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ये ठीक नहीं है। अब ये चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। अब उसके साथ रोज़ होने लगा ये। रोज़ 2:45 पे उसी लेक्चरर का लेक्चर लैपटॉप पे चलता था, कभी बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ में, कभी लो वॉल्यूम पे, लेकिन चलता ज़रूर था। इस चक्कर में एक हफ्ता जब ऐसा हो गया तो उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि उसको 2:45 का वेट होने लगा कि बंद फिर बंद करके सोऊंगा यार, ये फिर हो जाएगा, ये क्या ग्लिच होने लगा है। उसके ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है। उसका लॉजिकल ब्रेन, एक होने वाले इंजीनियर का लॉजिकल ब्रेन वाज शटिंग इट डाउन कि ऐसा नहीं हो सकता। इस बीच उसके, अब क्योंकि आप रात भर जाग रहे हो ऑलमोस्ट 3 बजे तक, तो आपकी पढ़ाई तो इफेक्ट होगी। उसकी पढ़ाई इफेक्ट होने लगी, उसके टीचर्स उसको डांटने लगे, उसका बैकलॉग ख़त्म नहीं हो रहा था। तो उसके ही हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे एक सीनियर था, उसका 1-2 साल सीनियर था, जो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, और अब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला था। वो 12th का वो था, 12 पास कर चुका था आई थिंक। हाँ, तो उससे बात करने लगा कि भैया मुझे नोट्स दे दो, आपके तो नोट्स होंगे, मुझे वाले नोट्स दे दो, मैं नोट्स बैकलॉग हो गया मेरा, ये सब करने लगा। तो उससे दोस्ती बढ़ाई, 2-4 बार उससे दोस्ती बढ़ाई, 2-4 बार मिला कि हाँ ठीक है दे दूंगा यार, तू पकड़ लियो, सब कर लियो, तो कर लियो ये सब और कर लियो। तो भाई जब वो उससे मिल के एक दिन जा रहा था वापस अपने रूम की तरफ, तो बोला यार तू बड़ा बहादुर है। कह रहे भैया बहादुर मतलब? कह रहे यार उस रूम में रह रहा है तू। कह रहे उस रूम में रह रहा हूँ मतलब? यार तुझे पता नहीं? कह रहे भैया क्या नहीं पता? यार मुझे लगा तू तो बड़ा बहादुर है कि उस रूम में रह रहा है। कि भैया किस रूम में, क्या नहीं पता बताओ तो सही। कि बेटा 2 साल तक ये रूम बंद था। यार रूम बंद क्यों था? 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने इसमें आत्महत्या करी थी। हैं? मेरे रूम में? वो बिल्कुल ही बौखला सा गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ पैर कांपने लगे कि भैया कैसे? कह रहे फैन से लटक के। अब आप इमेजिन करो, एक 11वीं 12वीं का लड़का जो अपना करियर बनाने आया है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं जिस बेड पे सोता हूं उसके ऊपर जो पंखा लगा है उस पे एक लड़का लटका था, उसने आत्महत्या करी थी उस रूम में। कहेंगे, फिर उसने पूछा भैया कैसे, क्यों? कह रहे यार मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन तेरी बैच का था जिस बैच में तू है, और वो तुम्हारे बैच में एक फिजिक्स टीचर है ना, उसने उसको ह्यूमिलेट कर दिया था 200 बच्चों के सामने। या तो वो काम करके नहीं लाया था या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी उससे, क्या हुआ था, पर उसने बहुत ह्यूमिलेट किया था, बहुत बेइज्जती कर दी थी उसकी। कह रहा उसका लेक्चर वायरल भी हुआ था, यूट्यूब पे होगा तो देख, उसका एक वही लेक्चर, वो शूट होते ना लेक्चर, तो उसका लेक्चर था वायरल, वहीं उसमें किया था उसने। उसी फिजिक्स लेक्चरर ने जिसका वीडियो उसके लैपटॉप पे चल रहा था, उसी वजह से उसने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसको लगा कि मेरा करियर बर्बाद, मेरे माँ बाप के सपने बर्बाद, सब बर्बाद, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे बेचारे प्रेशर में आके करते हैं, वो बेचारा खो गया और भागा ये अपने रूम में लैपटॉप खोला, वो वीडियो निकाला तो देखा कि 3 मिनट 33 सेकंड पे जब वो लेक्चरर समझा रहा है तो 2 सेकंड बाद ही वो होना शुरू हुआ था। उसने उसको खड़ा किया, उससे कुछ सवाल पूछा जिसका वो सवाल जवाब नहीं दे पाया, और पूरी ह्यूमिलेशन यूट्यूब पे है। इसलिए बार बार वही चल रही थी। इसलिए बार बार वही चल रहा था। और उसके बाद उसके हाथ पैर ऐसे कांपे कि वो अच्छा हुआ क्या, उस वक्त भी उसने जो मुझे, और ये जो मुझे भेजी है उसने खुद ने भेजी है। अब वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर के उसमें है और वो अपने लाइफ में खुश है, बट उस वक्त उसने माँ बाप को नहीं बताया उस वक्त भी, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चों के, अब मैं माँ बाप को बता दूंगा वो और परेशान हो जाएंगे, लोन ले लेके किसी तरह करके मुझे यहाँ भेजा है, मुझे उनके उस पर खरा उतरना है, प्रेशर होता है बच्चों पर। उसने नहीं बताया, उसी कमरे में रहता रहा और इंसिडेंट्स बढ़ गए। तो अब उसने क्या करा कि अब क्योंकि उसको जब पता लग गया कि पैरानॉर्मल कोई चीज़ इन्वॉल्व है, हो सकती है जो उसके साथ हो रहा है, तो उसने हनुमान चालीसा
का वो करना शुरू किया कि घर वो अपने कमरे में एंटर होने से पहले अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा ऑन कर लेगा, और जब तक वो उस कमरे में रहेगा, चाहे वो नहाए, खाए, पिए, पढ़े, बैठे, कुछ भी करे, वो हनुमान चालीसा इन लूप में चलती रहेगी, ठीक है। और जब से उसने ये किया, उस वक्त से चीज़ें, इंसिडेंट कम हो गए, ना तो लैपटॉप ऑन होता, ना कोई चीज़ गिरती, ना कुछ प्रॉब्लम होती, वो सब ठीक ठाक चलने लगा, ठीक है। और उसका ये होता था कि जैसे ही वो कमरे में घुसेगा, अपने टेबल पे के पास उसने एक्सटेंशन कॉर्ड पे वो लगा रखा है चार्जर, चार्जिंग पे मोबाइल लगाएगा और हनुमान चालीसा चलते हुए उसको लूप में छोड़ देगा मोबाइल को। एक दिन फिर वही किया उसने, आया कमरे में, एंटर हुआ, मोबाइल टेबल पे रखा, हनुमान चालीसा चल रही थी, अपना पढ़ाया, जो भी खाना था खाया और जाके सो गया। अचानक से मिडल ऑफ द नाइट, तकरीबन वही टाइम 2:45 पे उसकी आवाज़, आँख खुली कुछ आवाज़ों से। अब आवाज़ें इस बार लैपटॉप की नहीं थी, तड़ 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 चीज़ें गिरने की थी, टेबल से चीज़ें गिर रही हैं, बुक्स गिर रही हैं, बाथरूम में बॉटल्स गिर रही हैं, जो शैम्पू की बॉटल वगैरह होती हैं वो गिरने की आवाज़, चीज़ें गिरने की आवाज़। वो बहुत घबरा गया। अब उसको पता तो लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हनुमान चालीसा बंद हो गई थी। अब जब वो करवट लेके सो रहा था, जिस साइड उसकी टेबल थी उसी साइड उसकी करवट थी, उसने चादर हल्की सी उठा के ऐसे ओढ़ रखी थी, चादर हटा के देखा तो मोबाइल बंद था। तो उसने ध्यान दिया वो चार्जिंग पर नहीं लगा था, वो चार्जिंग पे लगाना शायद रह गया, मसल मेमोरी थी, कुछ था बट रह गया, और वो शायद बैटरी हो गई उसकी डेड, हनुमान चालीसा हो गई बंद। अब वो और डर गया, उसने चादर और अपने ऊपर खींच ली कि आप किसी चीज़ से बचने के लिए उसको सोचते हो कि नहीं देखूंगा तो मैं अट्रैक्ट नहीं कर रहा। उसने चादर वो कर ली, और जो भी उसको आती थी, जितनी हनुमान चालीसा आती थी वो पढ़ने लगा। पूरी नहीं आती थी बट जितनी आती थी वो रिपीट में पढ़ने लगा। कुछ टाइम के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। फिर अचानक से एक बहुत लाउड वॉइस आई। उसने जब पलट के देखा तो उसका मोबाइल टेबल पे नहीं था। चादर उठा के देखा, थोड़ी और चादर उठ, मोबाइल ऐसे जैसे किसी ने वहाँ से उठा के फेंका और एंट्रेंस पे जाके गिरा कमरे की, ऐसी आवाज़ थी। इतनी लाउड आवाज़ थी कि वार्डन भी नीचे से ऊपर आ गई, और एकदम से आके उन्होंने लाइट खोली और देखा तो वो चादर ओढ़े रो रहा है। उसका नाम पुकारा, उसको कहा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। वो वार्डन से लिपट के रोने लगा, आंटी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वो पहले तो उसको कमरे से लेके गई, अपने कमरे में रखा, उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप आके देखो। अब जितनी देर उनको आने में लगी, तकरीबन 12 घंटे उनको आने में लगे, क्योंकि दूसरी सिटी से आना था, उतनी देर वार्डन ने उसको अपने कमरे में रखा, और वो सिर्फ रोता ही रहा, सोया भी नहीं, आंख भी नहीं लगी, उसके दिमाग में वही चल रहा था। और वो रोता रहा, सिसकियों से रोया, कि याद करके उसको एकदम से स्टार्ट हो जाता, अगर आंख लगती भी तो एकदम से चौंक के उठ जाता। बहुत ज़्यादा डर गया था। जब माँ बाप आए तो वो अपनी मम्मी से लिपट के बहुत रोया, पूरा सब कुछ बताया। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई बेटा तू पहले बता देता, अगर तुझे यहाँ नहीं रहना हम नहीं रखेंगे, तू चल यहाँ से। फिर वार्डन से बात करी कि भाई क्या प्रॉब्लम कहाँ है। तब वार्डन ने पूरा किस्सा बताया कि 2 साल पहले एक लड़के ने यहाँ पर आत्महत्या करी थी, उसके बाद से इन्होंने रूम बंद कर दिया था। ऐसी चीज़ें किसी और के साथ नहीं हुई थी। उनको लगा 1-2 साल बंद रखेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे, क्योंकि जब न्यूज़ स्प्रेड होती है तो 2 साल बच्चों को पास आउट करने में लगते हैं वहाँ से। तो उन्होंने बोला जब ये बैच पास आउट हो जाएगा तो न्यूज़ स्प्रेड होनी कम हो जाएगी, तब इसको हम दोबारा उस पर देंगे। वही हुआ, 2 साल तक वो कमरा बंद रखा रहा, और ये लड़का पहला था उस इंसिडेंट के बाद इस कमरे में रहने वाला। तो उसके फादर उस कमरे में गए, सामान वामान पैक किया, उसका टूटा हुआ मोबाइल उठाया, जितनी चीज़ें ले सकते थे, बुक्स, कपड़े वगैरह सब लिए, और कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पंखा अपने आप हिल रहा था। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप किसी ऐसे जहाँ पे घटना हुई हो उस जगह को बंद और कर दो, वही तो और ज़्यादा हॉन्टेड हो जाएगा। वही ना कि घटना हुई, उनको नहीं पता था कि कुछ पैरानॉर्मल हो जाएगा, उन्होंने तो इंसिडेंट की वजह से बंद रखा। तो आई डोंट नो उस बच्चे की आत्मा थी, या वो रेस्टलेस था, या वो इस बच्चे को बचाना चाहता था कि फिजिक्स टीचर इसके साथ दोबारा ऐसा कुछ ना कर दे। क्या था, नोबडी नोज एग्जैक्टली, तो किसी को भी नहीं पता।
पर अब ये है कि इतने साल बीत चुके हैं, वरुण अब ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसका करियर है आगे, ही इज़ एट अ हैप्पी प्लेस, डिसेंट प्लेस। बट ये है कि अब वो उन गलियों में या उस शहर में भी शायद कदम नहीं रखेगा। उसको एक लोअर इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करनी मंजूर है, बट वो अब उस शहर में भी उसके बाद उसने कदम नहीं रखा। और उसने अपनी स्टोरी में बताया था कि मैं अब शायद उस इंस्टीट्यूट और उस शहर और उस शहर के आसपास ना भटकूं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रॉमा है जिससे उभरना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। स्मार्ट चॉइस। वरना कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं हम तो जाके देखेंगे, तो नहीं, स्मार्ट चॉइस, दूर ही रहना चाहिए। ऑल्सो मेरे को जो मैंने अपने दिमाग में एक सेंस बनाई है कि क्यों होती है पैरानॉर्मल चीज़ें, अकॉर्डिंग टू मी ये है कि जब कोई भी इंसान जाता है तो एनर्जीज तो नहीं ही जाती, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं पाती, बिल्कुल। तो एनर्जीज रह जाती है। और जैसे हर रिलीजन में कुछ होता है ना कि आपने अंतिम संस्कार करा दिया, आपने दफना दिया, कुछ भी आपके प्रैक्टिसेस होते हैं। कभी कभी जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या कोई खुद की जब जान ले लेता है, तो उनके वो जो इमोशंस होते हैं, जो उनके लास्ट मोमेंट्स पे होते हैं, या जब जो भी एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, वो जो दे रहे होते हैं, वो इतनी पावरफुल होती है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाती है एनर्जी। एंड क्योंकि वो एनर्जी वक्त के साथ साथ और ज़्यादा पावरफुल होती रहती है, चाहे आप उसे स्पिरिट कह लो, नेगेटिव एनर्जीज कह लो, बैड ओमेन कह लो, जो भी कह लो, अगर वो स्पिरिट है तो इतनी पावरफुल होती जाती है कि वो अपना पास्ट जो उसकी लाइफ थी वो तो भूल जाती है, बट जो उसकी लास्ट की एक मेमोरी होती है, चाहे वो गुस्से की हो या बदले की हो, वो और बढ़ती जाती है कि याद तो कुछ रहता नहीं है। बस एक वो भावना रह जाती है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, सामने के साथ भी करो। तो सी आई टेल यू, देखो साइंटिस्ट आज भी ये नहीं पता कर पाए कि हमारी कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में है। अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाए। कॉन्शियसनेस फॉर्म क्या होती ये भी नहीं पता कर पाए। जिस कॉन्शियसनेस से हम जी रहे हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं कॉन्शियसली, ये सोफ़ा है कॉन्शियसली, मैं जानता हूँ ये टेबल है, आपका नाम मुस्कान है, हम कॉन्शियस, ये हमारी कॉन्शियस है जो मुझे मैं बनाती है, जो मुझे मैं बना रही है कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस ब्रेन के कौन से हिस्से में रिसाइड करती है किसी को नहीं पता अभी तक, राइट। अब जब बॉडी, जो ये ह्यूमन फ्लैश है, जब ये चला गया, अब वो जल गया या दफन हो गया या जो भी है, तो क्या रह गया? सिर्फ कॉन्शियसनेस। अब उसको हम सोल बोलें, स्पिरिट बोलें, जो भी बोलें, अब उसका कोई फॉर्म तो है नहीं, वो एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी जिस एनर्जी में थी या जिस फॉर्म में या जिस स्टेट ऑफ माइंड में सो टू से थी मरने से पहले, मुझे लगता है वही एग्रीवेट होता है। अगर वो ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी थी, अगर नेगेटिव इंसान था या नेगेटिव पर्सन था, और उसकी जो ह्यूमन एनर्जी थी या कॉन्शियसनेस के साथ मिलके वो और नेगेटिव होता था लोगों के साथ, तो वो और एग्जैजरेट हो जाएगी आफ्टर डेथ। जब सिर्फ कॉन्शियसनेस रह गई, सिर्फ उसकी वो सोल या कॉन्शियसनेस रहेगी, वो आई थिंक वो और एग्जैजरेट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको अपना आफ्टर डेथ सुधारना है तो आपको यहाँ सुधारना पड़ेगा, सो दैट योर पॉजिटिव एनर्जीज गोज विद यू एंड बिकम मोर पॉजिटिव। मेरा अपना मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि हो सकता है ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल जो क्रिएटर के पास थे, जो अब वो खुदा बोलें या भगवान बोलें, उनके ऑब्वियसली उनका भी वो होता है कि भाई अब जब हम चले गए तो उस एनर्जी का क्या होगा क्या नहीं है, वो भगवान के पास जाती है या यहीं रहती है या क्या होता है, ये तो देखो कोई बता नहीं सकता। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने फेथ के हिसाब से आप मानते हो। और लेकिन हाँ ये ज़रूर है, वो उसको हम सोल बोलें या कॉन्शियसनेस बोलें, वो होती ज़रूर है। और उसका क्या होता है आगे, वो स्पिरिट फॉर्म में क्यों रह जाती है, कभी कभी क्यों चले जाते हैं, क्या होता है, कहाँ जाते हैं, nobody knows। तो अगर आप जैसे ये मानते हो, तो आपको क्या लगता है कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ होती है कि फिर नहीं होती? क्योंकि अगर ट्रैवल ही कर रही है कॉन्शियसनेस, तो फिर तो पुनर्जन्म कैसे होगा? हाँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि पुनर्जन्म नहीं होता। मेरा मानना यह है कि जो मेमोरीज या जो कुछ लोगों को नज़र आता है, जिससे हम ये कहते हैं कि ये इसको पिछले जन्म का नज़र आ रहा है, या ख्वाब आते हैं लोगों को, या ड्रीम्स आते हैं कि मेरे को, वो पैरेलल यूनिवर्स का है। मतलब आप ही हो बट किसी और यूनिवर्स। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू दिस तो फिर थ्योरीज तो ये होती है कि अगर आप ही हो तो आप फिर सेम फ्लैश सेम फेस के साथ हो ना। आपकी कॉन्शियसनेस सेम है ना, आपकी बॉडी डिफरेंट हो सकती है। सी what makes you Muskan, what makes me Faraz is our consciousness, not this body.
बिकॉज आर कॉन्शियसनेस जो है वही रहेगी डेथ के बाद भी। तो पैरेलल यूनिवर्स प्रूव हो चुका है कि एक यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो हम उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में शायद इस पूरे रूम में एक डॉट की तरह है। एक डॉट अगर आप पेन से कहीं पे लगा दें तो इस पूरे रूम में एक डॉट की तरह हम हैं, या सिर्फ हमारा अर्थ है, राइट। सो ये तो प्रूव हो चुका है कि पैरेलल यूनिवर्स हैं, साइंस प्रूव कर चुकी है, कैलकुलेशन से हो चुका है कि एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सेस ऐसे डायमेंशन में हो जहाँ पर एक पैरेलल मुस्कान, पैरेलल फराज हो। ज़रूरी नहीं इसी शक्ल में हो, ज़रूरी नहीं है इस बॉडी में हो सकता है शक्ल अलग हो। कभी कभी शायद ये इंटरफेस होता है जिसकी वजह से हमें वो फ्लैशेस आते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं या कुछ होता है जिसको लोग पुनर्जन्म का नाम बोल देते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग पुनर्जन्म आई डोंट थिंक इज पॉसिबल, मेरा अपना ओपिनियन है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ पैरेलल यूनिवर्स पॉसिबल है, ये साइंस प्रूव कर चुका है। तो पैरेलल यूनिवर्स में किस तरह से लाइफ क्रॉस होती हैं, वहाँ का फराज क्या कर रहा है, कौन है, उसकी उस उम्र, कौन से यूनिवर्स में क्या उम्र है, क्या है, कुछ नहीं पता। सो आई थिंक द समटाइम्स पाथ्स क्रॉस इन सम डायमेंशन, और हम वो उनके फ्लैशेस अपने ड्रीम्स में या अपने उसमें देखते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमारा, दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते, ह्यूमन बॉडी केपेबल नहीं। सबसे ज़्यादा आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया आज की डेट में, जो अभी तक कैलकुलेट हो पाया है, विच इज़ 10%, 11%, राइट। इन 100% किसी ह्यूमन ने यूज़ नहीं किया और ना कभी कर पाएगा। तो हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, और जब हम स्लीप मोड में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही फ्रंट रनर होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो स्लीप हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब फ्रंट रनर है तो वो हो सकता है कि डायमेंशंस क्रॉस होती हों, पाथ्स क्रॉस होते हों, कुछ ओवरलैप होता हो, यू नो, और उसकी वजह से हमें वो फ्लैशेस दिखते हों। मेरा अपना ओपिनियन ये है। बाकी तो आगे जा कुछ टाइम में आई थिंक साइंस इतनी एडवांस हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा एआई के थ्रू। हाँ मे बी होपफुली फिर लोग फिर ये भी बोलना बंद कर दें कि नहीं होता पैरानॉर्मल, भूत प्रेत। बिकॉज आई बिलीव इज कि ये सोचना कि सिर्फ भूत नहीं, एलियंस भी नहीं होते, दूसरे वर्ल्ड भी नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स भी नहीं है, ये सब सोचना थोड़ा ईगोइस्टिक है। कि आप कैसे सोच सकते हो कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, हाँ, और उसमें एक ही अर्थ है, हाँ, और उसमें आप ही हो, इंसान ही है बस। नॉट पॉसिबल, ये तो बहुत नॉट पॉसिबल, अजीब बात है। मैं तो बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि इतने बड़े यूनिवर्स में, और अभी तो साइंस ने पूरा यूनिवर्स देखा भी नहीं है, इंसान ने, हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुआ। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, एक नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का उतना बड़ा है जितना हमारा अर्थ मिल्की वे में है। अब आप स्केल सोच सकते हो उसका, राइट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने वास्ट यूनिवर्स में हम एक लौते हैं, वो भी एक अर्थ पे? पॉसिबल ही नहीं है यार। किस तरह की एंटिटीज हैं हमें नहीं पता। एलियंस, क्या एलियंस फ्लैश फॉर्म में या एनर्जी फॉर्म में, हमें नहीं पता। क्या हमारी नेकेड आइज उनको देख भी पाएंगी, नहीं पता। क्योंकि जब आप साइंस को डीपली पढ़ते हो ना और रिलीजन के साथ कनेक्ट करते हो, एवरी रिलीजन हैज प्रूवन, एवरी रिलीजन हैज प्रूवन कि कुछ ना कुछ साइंस के हिसाब से उसमें मिलेगा आपको। कि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो यू नो हवा में बात कर रहा है। आप डीप में जाकर तो देखो, कोई इतना रिसर्च नहीं करना चाहता। अब क्वांटम फिजिक्स में आप अगर चले जाओ तो ये टेबल नहीं है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और वो फ्लूइड है। आगे आप अभी सॉलिड है, ये आप इसमें मारोगे वुड है, राइट। बट क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वुड है ही नहीं। So, तो थोड़ा वो हो गया, you know, it's beyond our understanding. Why I'm saying कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे समझ के बहुत बाहर है। तो ये तो सोचना ही, यू आर राइट, कि ईगोइस्टिक है कि हम सब चीज़ों में हम ही हैं भाई साहब। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। बड़ा सा यूनिवर्स में एक छोटा सा मोहन है, एक छोटी सी अर्थ पे, जो सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाकी तो कोई है नहीं। मोहन को पूरा यकीन है दिस इज नॉट पॉसिबल। ट्रू या सो या तो ये तो मानना ही गलत है कि पैरानॉर्मल नहीं होता, एंटिटीज नहीं होती हैं। और वो किस फॉर्म में है ये हमने अपना, देखिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा कि स्पिरिट्स का या भूतों को या यू नो उनको हम ऐसा ही क्यों इमेजिन करते हैं। मैंने कहा ये फिल्मों का बनाया हुआ है भाई साहब। जिनों हो गए, स्पिरिट हो गई, फिल्मों ने बनाया है कि स्पिरिट वाइट होती हैं, जिन के सींग होते हैं, यू नो डेविल के ऐसे सींग होते हैं और वो ऐसा होता है। ये फिल्मों ने बनाया है। आपका माइंड उसको परसीव कर चुका है, पिक्चर छप चुकी है आपके माइंड में। इसलिए आप जब भी जिन को परसीव करो, आपको लगेगा जिन है तो आपको वही बड़ा सा एक 10 फीट का
इंसान टाइप का दिखने वाला, सींग निकलने वाला, ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि आपका माइंड परसीव कर चुका है। लेकिन वो किस फॉर्म में है ये तो हमें नहीं पता ना। एक्चुअली वो में बस एनर्जीज ही है। एग्जैक्टली। पर क्योंकि आपको किसी चीज का सेंस तो बनाना ही है, बस आपका ब्रेन, अगर जैसे थ्योरीज क्या है, ये एकदम प्रूवन चीज है कि अगर आप अभी मिरर है पीछे, आप मिरर को 15-20 मिनट तो घूरते रहोगे ना, कुछ भी नहीं है आपके आसपास, फिर भी आपको फेसेस दिखने चालू हो जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि आपका ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि वो पैटर्न्स बनाएगा। तो पैटर्न वो बनाएगा। मिरर के उन छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे पैटर्न बना के आपको ऐसी चीज दिखा देगा जो आपके लिए रियल है, पर कोई अभी 2 सेकंड पहले देखेगा तो उसको नहीं दिखेंगे। प्रिसाइसली। सो ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं, अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ फिर तो ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है। एग्जैक्टली। और फिर लोग फिर वही कहेंगे कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, बट देन जो यकीन करते हैं, जिसको थोड़ा मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वही रिसर्च करेगा। क्योंकि आई बिलीव जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो सुबह उठता है, अपनी जॉब पे जाता है, अपनी लाइफ जो भी उसका एक फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, उसमें जीता है, एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें देखता है, फिर सो जाता है। Yep. तो वो ये नहीं सोचता कि ये यूनिवर्स कैसे बना, इस यूनिवर्स में क्या है क्या नहीं। तो बट जब फिर उसके सामने ऐसे लोग आके ऐसी बातें करते हैं कि यार ये तो ऐसे बना, तो उसको लगता है कि ये पागल है कि ये ज़्यादा सोचते हैं। यस, वो एक शेल में जी रहे हैं और वो खुश हैं उसमें। हाँ, और आई थिंक दैट इज़ बेटर। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो बेटर है। सो आई थिंक जो जैसे जीना चाहता है, जैसे समझना चाहता है वो समझे। जो बिलीवर्स हैं वो सुन के कुछ बिलीव करेंगे, कुछ सीखेंगे। जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको मजाक लगेगा। बट आई स्टिल थिंक कि अगर वैसे आप लाइफ में हो तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि फिर फॉर यू आपके गोल्स एंड ऑल ही एक चीज़ है जिस पर आप फोकस कर सकते हो। अभी ये जो चीज़ है जिसके अंदर आपको जानने की उत्सुकता रहती है, ये एक रैबिट होल है। आप एक बार गिरे तो आप गिरते चले जाओगे, फिर आप हर चीज़ से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बात आपकी ठीक है मुस्कान, बट वही है ना कि अगर इंसान सारे सोच के बैठे तो क्वेश्चन करेगा कौन? हाँ, चीज़ें सीखेंगे कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे? साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किए थे तो चीज़ें निकल के आई थी, जो एडवांस हुई टेक्नोलॉजी। वही है, इफ़ यू डोंट क्वेश्चन तो आप एक जो जिस कुएं में हो उस कुएं में रह के आप उसी पानी में आपको खुश रहोगे, आपके लिए वही समंदर है। लेकिन आप निकल के बाहर देखोगे असली समुद्र तो बाहर है। वो वाली बात है कि सम पीपल हैव टू क्वेश्चन, कुछ लोगों को तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। अच्छी बात है, चलो हम कर लेते हैं। एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ हम दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे। बिल्कुल। ऑल्सो इट वाज ग्रेट स्पीकिंग विद यू, क्योंकि हमने मतलब चालू तो पैरानॉर्मल चीज़ से करा, बट हम बहुत और उस पर चले गए। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो दोनों की मतलब अलाइन करती है कि हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस थोड़ी मज़ेदार भी रहती है, क्योंकि आप सामने वाला भी वही सोच रहा है कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हो। राइट। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड होपफुली हम ये जल्दी करेंगे। Definitely. एंड अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो आई एम श्योर आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सर के चैनल के लिंक सारे नीचे हैं, आप उनके खुद के चैनल पे जाके उनकी स्टोरी सुन सकते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जान सकते हो, समझ सकते हो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है जो मैंने नहीं पूछा, तो आप उसे कमेंट में नीचे लिख दो एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई विल मेक श्योर कि मैं वो क्वेश्चन पूछूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट और नेक्स्ट वीडियो में।